जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी अपराधी जेल के अंदर बंद हैं, चाहे वो बेगुनाही में बंद हैं और चाहे उन्होंने सचमुच अपराध किया है, लेकिन हर अपराधी के परिवार की और खुद अपराधी के ऊपर वाले से यही दुआ होती है कि किसी भी तरीके से वो जेल से बाहर चला जाए और उसकी जमानत हो जाए या वो अपराध मुक्त हो जाए। क्योंकि जेल एक तरीके से दुनिया का जहन्नुम है और उस जहन्नुम में कोई भी नहीं रहना चाहता। ज़्यादातर लोग, करीब-करीब सभी लोग जो बड़े-बड़े गैंगस्टर हैं, जिनको जेल के बाहर अपनी जान का खतरा है, वो तो जेल को अपने लिए सुरक्षित मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जेल के अंदर ही रहें। और बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं कि वो बेल के लिए अप्लाई ही नहीं करते और वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं, उनकी सोच यही होती है और उनके पूरे परिवार की दुआ यही होती है कि किसी भी तरीके से उनका जो अ, व्यक्ति है, जो उनका आदमी है, किसी भी तरीके से जल्दी उसको ज़मानत मिल जाए और वो बाहर आ जाए। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी है जो जेल जाने के लिए परेशान है और वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी वो जेल जाए और इस बात का उसको अच्छी तरीके से पता है कि जेल जाने के लिए कोई ना कोई अपराध करना पड़ेगा और वो किस तरीके से फिर एक हत्या करता है और उस हत्या करके वो जेल जाता है और जेल जाने के बाद फिर एक वो मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद फिर उसको जो वो कहानी जेलर को सुनाता है, सुनकर उसको सब हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से। हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आपने सुना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बस अड्डा भी है सराय काले खां के नाम से और हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बहुत मशहूर है दिल्ली के अंदर। अलग-अलग जगह यहाँ पर ट्रेन जाती है। इसी इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था जाकिर और वो अपने परिवार के साथ, माँ-बाप, भाई और एक उसकी बहन थी 14 साल की, उसके साथ रहता था। यहीं पर एक उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार जिसका नाम था मेहताब। अब क्योंकि रिश्तेदार भी था, दोस्त भी था, तो उसका घर आना-जाना लगा रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि घर पर कोई नहीं होता और जाकिर की 14 साल की जो बहन होती है छोटी, वो घर पर ही होती है और मेहताब वहाँ पर आ जाता है। और जब वो उसको अकेली देखता है, तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जाकिर का पूरा परिवार घर पे आता है और आकर देखता है कि वो जो जाकिर की बहन थी, वो बेइंतहा रो रही है और वो रो-रो कर अपनी सारे जो उसके साथ हुआ था, अपने माता-पिता को और जाकिर को बताती है। अब ये सुनकर सबको बहुत दुःख होता है और सबको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक आदमी जो घर आता है, रिश्तेदार है, दोस्त है और उसने इतना घिनौना काम किया है और सब फैसला करते हैं पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखाने का। जैसे ही परिवार वाले पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, इधर जो मासूम लड़की थी 14 साल की, वो दुनिया की तानों से परेशान ये सोचकर खुद आत्महत्या कर लेती है। और परिवार जब घर पे आता है, क्योंकि एक पहले उनके ऊपर एक पहाड़ टूटा हुआ था, एक 14 साल की मासूम लड़की थी, जिसके साथ ज़बरदस्ती हुई है और अब उसी की लाश उनके घर के अंदर पड़ी है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जो उसका भाई जाकिर था, उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसी का ख़ास दोस्त था और उसी का रिश्तेदार था और उसको लगता है किसी भी तरीके से मैं उसको पकड़ूँ और मैं उसको जान से मार दूँ। अब कहानी 2014 की है, क्योंकि इससे पहले 2012 में निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हो चुका था और उसके अंदर जगह-जगह कैंडल मार्च निकले थे, बहुत सारे धरने प्रदर्शन और सरकार के लिए ऊपर और अपराधियों के लिए बहुत गुस्सा था। सारी दुनिया उसमें एक हो गई थी, सारा देश एक हो गया था। तो जो अब ऐसे रेप के मामले थे, इनमें किसी भी तरीके से सरकार कोई ढिलाई नहीं बरत रही थी और पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है और मेहताब को ढूँढती है और उसको जेल के अंदर डाल देती है। अब क्योंकि लड़की 14 साल की थी, उस पर पोस्को और बहुत सारी ऐसी धाराएँ लगती हैं और बाहर आने का कोई ऐसा सवाल उसका था नहीं। लेकिन जाकिर को इस पे संतुष्टि नहीं थी, जबकि जाकिर या उसके परिवार को गुस्सा इस बात पर आना चाहिए था, अगर पुलिस पूरी तरीके से अपना काम ना करती और उसको अरेस्ट ना करती। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरा काम किया और उसको सारे सबूतों के आधार पर उसको जेल भेज दिया। तो एक तरीके से जो कानून ने अपना काम कर ही दिया है, तो उस पर इतना फिर गुस्सा होना नहीं चाहिए। ज़्यादातर गुस्सा आदमी को तभी आता है जब कानून अपना काम ठीक से ना करे। लेकिन जाकिर को ये लग रहा था कि कानून अपना काम ना करे और मैं अपने हाथ से उसकी हत्या करूँ। अब वो ये इंतज़ार करता रहता है कि कब और कैसे किसी भी तरीके से मेहताब की ज़मानत हो और वो बाहर आए और मैं उसको मारूँ। और इसी के लिए वो अपने घरवालों को ये ताकीद कर रखता है कि कोई भी उसकी ज़मानत का विरोध नहीं करेगा। हमारे घर से कोई भी उसकी ज़मानत का विरोध नहीं करेगा और अगर उसको ज़मानत मिलती है तो मिलने दो। एक बार वो किसी भी तरीके से बाहर आ जाए और उसके बाद मैं उसको अपने हाथों से मारूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 2012 में निर्भया का जो केस हो चुका था और
जो कोर्ट हैं, जज हैं, इस मामले में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतते। और फिर उसके ऊपर तो धारा बहुत नाबालिग की लगती हैं। तो 1 साल गुज़रता है, 2 साल गुज़रता है, करीब 6 साल गुज़र जाते हैं, मेहताब की ज़मानत नहीं होती। और यहाँ पर जाकिर एक तरीके से गुस्से में भिनभिनाया हुआ घूम रहा है, और वो ये चाह रहा है किसी भी तरीके से जल्दी उसकी ज़मानत हो, लेकिन उसकी ज़मानत नहीं हो पाती। तो जाकिर को ये लगता है कि चलो उसकी ज़मानत नहीं हो रही और वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जेल में जा सकता हूँ। और वो ये सोचकर कि अब क्योंकि जेल जाने के लिए कोई ना कोई अपराध करना पड़ेगा, और किस तरीके से मुझे जेल जाना है। और उसी जेल में जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है, क्योंकि दिल्ली के अंदर और भी जेल है, नंदनगरी में है, तो उसको वो इस चीज़ के लिए बड़ी सर्चिंग करता है कि कौन से इलाके में अपराध किया जाए जिससे मैं तिहाड़ की जेल में ही जाऊँ। और शायद उसको इस बात का पता नहीं था कि तिहाड़ के अंदर भी बहुत सारी जेल हैं, जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3। और इसके अंदर ये भी हो सकता था कि वो कोई गुनाह करे और जेल में जाए, और जैसे ही वो जेल में किसी और जेल के अंदर चला जाए, 2 नंबर में जा सकता है, 3 नंबर में जा सकता है। अब क्योंकि ये चीज़ तो उसके हाथ में थी नहीं, और दूसरी बात ये भी थी कि जैसे ही वो जेल के अंदर जाए तो मेहताब, क्योंकि 6 साल उसको ऑलरेडी हो चुके हैं, उसकी ज़मानत हो जाए। लेकिन फिर भी वो इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक अचानक एक रिक्शे वाले की पुलिस को लाश मिलती है, और लाश के पास इतने सारे सबूत थे, जिसको देखकर जो उसका हुलिया था और जो वहाँ पर ऐसे कई सारे सामान मिलते हैं, तो पुलिस को अपराधी तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और जब पुलिस उस अपराधी को पकड़ती है तो वो वही लड़का जाकिर होता है। और वो जैसे उसको पुलिस पकड़ती है, वो उस बात को बताता है और उस बात को एक तरीके से कबूल करता है कि हाँ, उसी ने उसकी हत्या की है। और पुलिस के लिए केस सॉल्व था, और वो उसको तिहाड़ जेल भेज देती है। यहाँ पर थोड़ा जाकिर की किस्मत साथ देती है, और उसको जेल नंबर 8 में ही भेजा जाता है। लेकिन जेल नंबर 8 में जाकर भी बहुत सारे बैरक अलग-अलग हैं, और एक जो भी अपराधी 20 साल से कम की उम्र का होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। अब क्योंकि जाकिर की जो उम्र थी, वो 20 साल नहीं हो पाई थी, तो उसको अलग जेल में रखा जाता है। और जो मेहताब था, ये 20 साल के था या 20 साल से ज़्यादा था, तो ये बैरक नंबर 8 में था, जेल नंबर 8 में। और जाकिर था जेल नंबर 8 के ही बैरक नंबर 4 में। अब क्योंकि बैरक अलग-अलग थे, ना एक दूसरे को देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं, बहुत ऊँची-ऊँची दीवारें हैं। तो जाकिर करीब 6 साल से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, और वो पूरी प्लानिंग भी करता है, और वो एक मर्डर के केस में अंदर आ चुका था। अब उसको ये लग रहा था कि कब वो 18 साल का होगा, और कब वो मेहताब के पास पहुँचेगा, बैरक नंबर 8 में, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मेहताब की ज़मानत हो जाए। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं यहाँ से निकल कर बैरक नंबर 8 में मेहताब के पास पहुँचूँ और जाकर उसकी हत्या करूँ। अब उसके लिए सबसे पहले जो उसकी प्लानिंग होती है वो ये थी कि वो हाथ से तो उसको मार नहीं सकता, और क्योंकि जेल के अंदर एक ही बैरक में काफ़ी सारे कैदी होते हैं, और मेहताब को करीब 6 साल वहाँ पर हो चुके थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो उसको बचा लेंगे। और अगर मैंने उस पे हमला किया और उस हमले से वो बच गया, तो फिर सारा भेद खुल जाएगा। मेहताब सारी बात जो जेलर हैं, पुलिस है जेल की, उनको सबको बता देगा, और फिर वो हम दोनों को कहीं दूर-दूर अलग-अलग बंद कर देंगे, और हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे से ना मिल पाएँगे, और ना ही मैं उसको मार पाऊँगा। तो यहाँ पर उसकी प्लानिंग ये होती है कि जब भी उस पे हमला किया जाए, तो हमला इतना भरपूर होना चाहिए कि वो ज़िंदा ना बचे, और उसके लिए हथियार भी फिर इसी तरीके का होना चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे शातिर अपराधी होते हैं, वो उनसे बात करता है और उनसे पूछता है कि जेल के अंदर हथियार किस तरीके से आ सकते हैं। तो वहाँ पर जो बड़े कैदी होते हैं, वो उसको बताते हैं कि देखो, जेल के अंदर कोई भी हथियार नहीं आ सकता, लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि जेल के अंदर हथियार बन सकता है। तो वो उनसे पता करता है कि कैसे बनेगा। तो वो बताते हैं कि बहुत सारी जो जो थाली होती है खाने की, हम उसको बीच में से काट देते हैं, और फिर उसको पत्थर पे घिसते हैं, और घिस-घिस कर हम इसको एक बड़े चाकू में तब्दील कर देते हैं। एक तरीके से वो बड़ा खंजर बन जाता है। और जो चम्मच होती हैं, उनको एक तरीके से घिस-घिस कर, और हम उसको एक नुकीला एक चाकू बना लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ वो, क्योंकि उसकी जो 6 साल की प्लानिंग यही थी कि हमला इतना भरपूर होना चाहिए कि वो बचे ही ना। और वो फिर वो, क्योंकि जो थाली और चम्मच वैसे भी गिनती के मिलते हैं, तो उनको ऐसे गायब नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आदमी एक मर्डर करने के लिए आया है, उसको इन चीज़ों का क्या डर होगा? और वहाँ से थाली गायब करता है, चम्मच गायब करता है, और उसके बाद उसको पत्थरों पे घिसता है और हथियार बना लेता है।
और हथियार बनाकर जब वो रख लेता है, अब उसका दिमाग यहाँ पर काम करता है कि किस तरीके से अब मुझे यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब 20 साल का होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और उसके अंदर जो ये वार्ड होता है कि मुंडा वार्ड कहलाता है, 20 साल से कम के ही अपराधी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि जो बड़े अपराधी होते हैं अगर उन्हीं उन्हीं के साथ 20 साल से कम के अपराधियों को रखा जाए तो वो उनके साथ बहुत गलत सलूक करते हैं, उनसे मालिश कराएंगे और उनसे बहुत सारा काम कराएंगे और उनके साथ बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें हैं जो वो लोग करते हैं। तो खैर अब जाकिर को लगता है कि 20 साल होने में तो बहुत वक्त है और कहीं ऐसा ना हो मैं 20 साल का जब तक हूँ और वहाँ पर मेहताब की जमानत हो जाए और मुझ पर मर्डर केस लग चुका है तो मेरी जमानत इतनी आसानी से होगी नहीं, और मेहताब की जमानत अगर हो गई तो हो सकता है देश के पता नहीं कौन से हिस्से में चला जाए और मुझे फिर वो मिले ही ना। खैर अब उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो बैरक जेल नंबर 8 के बैरक नंबर 4 में था ही, वहाँ पर वो ज़बरदस्ती दूसरों से लड़ना शुरू कर देता है बिना किसी बात के। और पहले उसको छेड़ता और फिर उससे जानबूझकर खुद ही पिटता, और इतना पिटता वो चाहता कि मुझे इतना खून निकल जाए या मेरा कोई दाँत टूट जाए या मेरी कोई ऐसी हड्डी टूट जाए जिससे मेरा मेडिकल हो। अब 4-5 बार वो ऐसे ही करता है, पहले पिटता, उसके बाद में फिर वो पुलिस वाले वहाँ पे आते, उनको छुड़ाते। 2-4 दिन बाद फिर वो उसको ऐसे ही छेड़ देता किसी दूसरे अपराधी अपराधी को, फिर वो उसको इसी तरीके से पीट देता और ये सब इसी तरीके से चलता रहता है। और इसी बीच फिर वो जेलर को एक चिट्ठी लिखता है, उसमें वो लिखता है कि क्योंकि मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे दुश्मन हो गए और ये सारे दुश्मन मुझे कई बार पीट चुके हैं और मेरा मेडिकल भी हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, मेरे कुछ ही महीने या साल बचे हैं 20 साल का होने में, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मुंडा वार्ड से निकाल दिया जाए। अब जेलर ये सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद वो जो उसके बैरक के पुलिस ऑफिसर थे उनसे पता करता है तो वो बताते हैं कि हाँ कई बार इसका झगड़ा हो चुका है और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसको कई बार मारा भी है और उसका मेडिकल भी हुआ है। तो वो इसको यहाँ पर थोड़ी इसकी जागीरी किस्मत साथ देती है। अब बैरक नंबर 8 में इसका ट्रांसफ़र वहाँ से मुंडा वार्ड से बैरक नंबर 8 में इसको डाल देते थे। अब जो बैरक नंबर ये जेल नंबर 8 थी, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैरक थे कि सबको कैदियों को, क्योंकि अलग-अलग इनको रात को कैद किया जाता है अलग-अलग बैरक में। कुछ इनके ग्रुप होते हैं 10 आदमी के, 20 आदमी के ऐसे कुछ, और फिर सुबह को इनको खोला जाता है। अब क्योंकि जो ट्रायल पर है इनसे जेल के अंदर काम भी नहीं किया करवाया जा सकता, तो इनका टाइम पास ऐसे ही होता है। आपस में बातचीत करते हैं, जो थोड़े बहुत वहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें घूमते हैं और उसके बाद फिर इनको अलग-अलग बैरक में बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये मेहताब था, इसका बैरक अलग था और जिसमें जाकिर को बंद किया गया था उसका बैरक अलग था। लेकिन जब ग्राउंड में आते थे, जैसे सुबह को प्रार्थना होती है, प्रे होती है या खाना खाते हैं, तो सब एक ही जगह होते थे। तो यहाँ पर जाकिर की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से मेहताब उसको देख ना पाए। क्योंकि अगर देखेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जेलर को चिट्ठी लिखकर अपना ट्रांसफ़र यहाँ से करा ले, और वो उससे अपना चेहरा बचा के रखता है और उसकी पूरी दिनचर्या पर इस बात का ध्यान रखता है कि कब वो अकेला हो, क्योंकि अगर वो उस पर हमला करेगा तो बहुत सारे उसके ऐसे दोस्त हैं जो उसको बचा सकते हैं और उल्टा जाकिर पर हमला कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जाकिर की उसके अंदर मौत हो जाए, क्योंकि उसी के हथियार उसी के ऊपर चल सकते हैं। तो उसको लगता है कि अब किसी भी तरीके से ये अकेला मिलना चाहिए और इस पर भरपूर वार होना चाहिए। अब वो ये देखता है कि कब वो बाथरूम जाता है, किस वक़्त वो बैरल के अंदर बंद किए जाते हैं, कब वो प्रे में आता है, सारी चीज़ वो पूरा उस पे रिसर्च करता है। तो उसको 2-3 मिनट ऐसे मिलते हैं सुबह के कि जिस टाइम पे सारे अपराधियों को प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है, उस वक़्त ये मेहताब की एक आदत थी कि ये सबसे लेट आता था। अब क्योंकि इसका जो बैरक था फर्स्ट फ्लोर पे था, यहाँ पर जाकिर जितने भी उसके बैरक में जो कैदी थे उनकी गिनती कर लेता है, और जब प्रार्थना के लिए सारे कैदी नीचे आते हैं, तो वो नीचे खड़ा हुआ गिनता रहता है और उसको अब लगता है कि अब वो अकेला ही ऊपर है और उसको कोई बचाने वाला होगा नहीं, और वो फिर नीचे से फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागता है। अब उसके पास पहले हथियार थे ही और जाकिर वहाँ पर जो मेहताब था वो बेफ़िक्र बैठा है, और जैसे ही दोनों का आमना-सामना होता है, मेहताब एकदम सन्न रह जाता है और शॉक हो जाता है उसको देख कर के जाकिर यहाँ पर कैसे आ गया, और इससे पहले वो सँभलता या उसको कुछ सफाई या उसको कुछ जवाब देता, जाकिर तेज़ धार हथियारों से उस पर हमला कर देता है और उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि हमले ऐसी जगह करे जाएँ
वो प्लेट जो धारदार हथियार थे उसको ऐसी जगह पर मारे जाएँ जो वो बच ना पाए। तो ज़्यादातर उसकी गर्दन को निशाना बनाता है, जो हार्ड है उसको निशाना बनाता है। और क्योंकि अब ये सारी चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पर हो रही हैं और सारे कैदी और सारे पुलिस ऑफिसर सब नीचे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी मेहताब की बहुत ज़ोर से चीख निकलती है और चीख की आवाज़ नीचे जो प्रे हो रही थी, जितने भी पुलिस ऑफिसर थे और कैदी थे सबको सुनाई देती है और सब आनन-फानन में फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना सीढ़ियों के द्वारा थोड़ा तो टाइम लगेगा ही और इतनी देर में जाकिर मेहताब पर वार किए जा रहा है। खैर, जैसे ही पुलिस ऊपर पहुँचती है, तो जाकिर अपने हथियार फेंक देता है और हाथ ऊपर कर लेता है और वो कहता है कि अब तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, मेरा काम हो चुका है। खैर, यहाँ पर मेहताब था, अभी तक वो उसकी नब्ज़ चल रही थी। फ़ौरन उसको वहाँ से जो दिल्ली का दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, उसके अंदर भेजा जाता है। अब क्योंकि तेज़ हथियार थे और उसको मारे भी इसी तरीके से थे जाकिर ने कि वो बच ना पाए, तो उसका खून इतना बह जाता है कि करीब 2-3 घंटे डॉक्टर मेहनत करते हैं काफ़ी, दीन दयाल उपाध्याय जो अस्पताल है उसके, लेकिन वो मेहताब को बचा नहीं पाते और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और जाकिर को ये सब करके बड़ा सुकून मिलता है कि किस तरीके से उसने 6 महीने तक ये प्लानिंग बाहर इंतज़ार किया और प्लानिंग की कि हमें उसकी ज़मानत का कोई विरोध नहीं करना है, किसी भी तरीके से वो बाहर आ जाए। और उसके बाद जब उसको लगता है वो बाहर नहीं आ सकता, तो मैं ही अंदर चला जाता हूँ। एक बेगुनाह रिक्शे वाले की, जिससे उसकी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी वो हत्या कर देता है। वो चाहता था कोई और भी छोटा-मोटा अपराध करके जेल के अंदर जा सकता था। लेकिन एक बेगुनाह रिक्शे वाले को, जो अपना परिवार चला रहा होगा रिक्शा चला के, उसकी उसने हत्या कर दी। और उसके बाद रिस्क इस कहानी के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत रिस्क थे। ये पहला रिस्क यही था कि वो मर्डर के केस में अंदर जा रहा है। हो सकता है पुलिस उसको किसी दूसरी जेल के अंदर डाल दे। नंदनगरी में भी डाल सकती थी, कहीं और भी डाल सकती थी। दूसरी बात ये थी कि तिहाड़ में जाने के बाद भी बहुत सारी जेल ऐसी हैं। यहाँ तो उसका नसीब साथ दे गया कि जेल नंबर 8 में उसको डाला गया था। जेल नंबर 1 में, 2 में भी डाला जा सकता था, जो कभी एक-दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसको जेल नंबर 8 में ही उसको डाला गया। और वो मुंडा वार्ड से फिर इतना इंतज़ार करता है, कितनी प्लानिंग करता है, लोगों से पिटता है, हथियार बनाता है और किस तरीके से फिर वो अपना बदला लेता है। लेकिन इसके अंदर जो मुझे अपना लग रहा है वो यही है कि अगर उसमें पुलिस अपना काम सही से ना करती और उसको ना पकड़ती, ना जेल में डालती, तो जो जाकिर का गुस्सा एक बार को जायज़ था। लेकिन यहाँ पर पुलिस अपना काम पूरे तरीके से कर रही है और ये लगाओ 6 साल तक उसको कोई ज़मानत नहीं दी कोर्ट ने। उसके बाद भी जो जाकिर का गुस्सा था, 6 साल बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होके दिया और उसने एक बेगुनाह आदमी का, रिक्शे वाले का मर्डर किया और अपनी ज़िंदगी, अब जो उसका डबल मर्डर है उसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से उसको ज़मानत मिलेगी। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 8 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।